प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? तो चलें हम सफर स्टार्ट करो, कंटिन्यू करते हैं फिर। मुझे मैसेज कर देना जब स्टार्ट करो। तो चलें यार, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसमें हम लोगों ने डिसऑर्डर्स ऑफ फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करना है। मतलब ये कि आपकी बॉडी के अंदर जब फ्रुक्टोज जाता है तो उसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या है, और उस मेटाबॉलिक पाथवे में जब डिस्टरबेंस आती है तो पर्सन को क्या डिजीज आएगी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नॉर्मल फ्रुक्टोज आपकी बॉडी में कैसे जो है ना वो एक तरह से जाती है, और कैसे उसके साथ जो है ना आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक पाथवे आता है। तो लेट्स सपोज आपने क्या किया है, सेल के अंदर फ्रुक्टोज को एंटर किया है। जब भी आपके ब्लड में फ्रुक्टोज होगी, वो क्या करेगी, सेल के अंदर जाएगी। सेल में उस फ्रुक्टोज को सबसे पहले कन्वर्ट किया जाएगा फ्रुक्टोज वन फास्फेट के अंदर। अब ये काम कौन करता है, आपका फ्रुक्टोकाइनेज। काइनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जिसने फास्फेट को ऐड करना होता है। तो फ्रुक्टोकाइनेज का क्या काम है, फ्रुक्टोज को पकड़ के फ्रुक्टोज वन फास्फेट के अंदर कन्वर्ट करना। उसके बाद सेल के अंदर ये जो फ्रुक्टोज वन फास्फेट होगा, ये फर्दर दो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा। वन इज कॉल्ड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, अनदर इज कॉल्ड ग्लिसरल एल्डिहाइड। अब ये फ्रुक्टोज वन फास्फेट को इन दो प्रोडक्ट्स के अंदर कौन ब्रेक डाउन करेगा, एल्डोज बी। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपका ग्लिसरॉल एल्डिहाइड है और ये जो ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये आपके आगे एक तरह से ग्लिसरल एल्डिहाइड थ्री फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, या आपके ग्लाइकोलाइसिस के अंदर चले जाएंगे। तो बेसिकली इस पाथवे के अंदर हमने दो स्टेप्स को याद रखना है एग्जाम के लिहाज से। फर्स्ट स्टेप आपका आता है कि फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज वन सिक्स फास्फेट में कौन कन्वर्ट करता है, फ्रुक्टोकाइनेज। सेकंड स्टेप आता है फ्रुक्टोज वन फास्फेट को कौन कन्वर्ट करेगा, आगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल एल्डिहाइड के अंदर एल्डोज भी। ये आप लोगों ने दो एंजाइम्स को याद रखने हैं। आपकी बॉडी के अंदर जब फ्रुक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड असेंशियल फ्रुक्टोज यूरिया। अब देखो, अगर आपकी बॉडी में फ्रुक्टोकाइनेज नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रुक्टोज आपके सेल में नहीं जाएगा, ये सारा का सारा फ्रुक्टोज आपके यूरिन में आएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड फ्रुक्टोज यूरिया। ये आप लोगों ने याद रखना है। और ये जो एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ये जो डिजीज होती है, दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। और ये जो कंडीशन है जिसमें पर्सन की बॉडी में फ्रुक्टोकाइनेज डेफिशिएंट होता है, ये एक बिनाइन कंडीशन है। पर्सन को सिम्टम्स नहीं आते, बाज दफा पर्सन आपके पास एसिम्टोमेटिक होता है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसकी जगह पे क्या होगा, लेट्स सपोज अगर आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज नहीं होता। फ्रुक्टोज का काम है, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोकाइनेज का काम है फ्रुक्टोज को कन्वर्ट करना फ्रुक्टोज वन सिक्स फास्फेट के अंदर। अब लेट्स सपोज अगर बॉडी के अंदर फ्रुक्टोकाइनेज नहीं है, आपकी बॉडी क्या करेगी, एक एंजाइम और होगा, दिस इज कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज सिक्स फास्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, बजाय कि ये वन फास्फेट के अंदर कन्वर्ट हो, जिसकी वजह से वो बच्चा एसिम्टोमेटिक रहेगा। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखने कि फ्रुक्टो काइनेज की डेफिशिएंसी में बच्चा एसिम्टोमेटिक क्यों होता है, क्योंकि हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस होती है। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज को कन्वर्ट कर देगा फ्रुक्टोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या आएंगे, पर्सन की बॉडी के अंदर जब फ्रुक्टोकाइनेज नहीं होगा तो फ्रुक्टोज का लेवल ब्लड में एंड यूरिन के अंदर ज्यादा हो जाएगा, डेट विल लीड टू फ्रुक्टोज यूरिया। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसके बाद एक और कंडीशन है जिसमें पर्सन की बॉडी में फ्रुक्टोज काइनेज तो होता है, फ्रुक्टोकाइनेज होगा, लेकिन एल्डोज बी की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब बॉडी के अंदर एल्डोस बी की डेफिशिएंसी होती है, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। अब देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, एल्डोस बी नहीं होगा, इसका काम क्या होता है, फ्रुक्टोज वन फास्फेट को कन्वर्ट करना इन प्रोडक्ट्स के अंदर।
तो जब ये एंजाइम डेफिशिएंट होगा, फ्रुक्टोज वन फास्फेट अकमुलेट हो जाएगा। जब ये अकमुलेट होगा तो आपकी बॉडी के अंदर फास्फेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब आपकी बॉडी में फास्फेट की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है और ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये पाथवे इनहिबिट हो जाएंगे। ये इनहिबिट क्यों होंगे? क्योंकि इन पाथवेज को काम करने के लिए फास्फेट चाहिए, और फास्फेट आपकी बॉडी में खत्म हो जाएगा जब ये फ्रुक्टोज वन फास्फेट अकोमुलेट होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। और जब आपकी बॉडी में फ्रुक्टोज वन फास्फेट अकोमुलेट होगा तो बच्चे को बॉडी के अंदर क्या सिम्टम आएंगे? आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि एक बच्चा आपके पास आया है, उसकी मदर ने उसको फ्रूट जूस दी है, या उसको हनी दी है, या फिर उसको कोई भी फ्रूट दिए है, उस बच्चे को क्या हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि एक फीमेल आपके पास आई है, बच्चे को जब भी वो फ्रूट देती है, जूस देती है या हनी देती है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। और अगर वो चीजें नहीं देगी तो वो ठीक रहेगा। तो आप लोगों ने याद रखने, जब भी आप इन चीजों की कंजप्शन करेंगे तो आपको क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा। साथ ही साथ बच्चे को जॉन्डस होगी, और साथ ही साथ लिवर सिरोसिस होगी, और वॉमिटिंग होगी। ये सारे सिम्टम्स क्यों आएंगे? जॉन्डस, सिरोसिस और वॉमिटिंग ड्यू टू अकोमुलेशन ऑफ फ्रुक्टोज वन फास्फेट। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है, जब आपके बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज का लेवल ज्यादा होता है तो आप इस फ्रुक्टोज को यूरिन के अंदर देखते हो। तो ये फ्रुक्टोज एक शुगर है जो आपके यूरिन में जाएगी, तो आप यूरिन के अंदर टेस्ट करोगे। उस टेस्ट को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट। आप पर्सन के यूरिन के अंदर क्या करेंगे? रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट करेंगे, जिसमें आप पर्सन के यूरिन के अंदर फ्रुक्टोज को चेक करोगे। तो आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि शुगर रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। ये एक टेस्ट है जो आप पर्सन के यूरिन के अंदर टेस्ट चेक करेंगे फ्रुक्टोज को देखने के लिए। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, बच्चे को फ्रुक्टोज मेटाबॉलिज्म का मसला है। आप क्या करो, बच्चे की डाइट के अंदर फ्रुक्टोज की जो है ना वो एक तरह से इनटेक कम कर दो, और साथ ही साथ आप क्या करो, सुक्रोज को कम कर दो। क्यों? क्योंकि सुक्रोज भी आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर। तो इसका मतलब अगर मैं सुक्रोज दूंगा तो तब भी बॉडी में फ्रुक्टोज बनेगा। डेट्स वाई आपने ये भी नहीं देना। और साथ ही साथ आप क्या करो, सॉर्बिटॉल भी ना दो। क्यों? क्योंकि सॉर्बिटॉल भी आपकी बॉडी के अंदर फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने याद रखना है इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। फ्रुक्टोज, सुक्रोज और सॉर्बिटॉल की जो डाइट होती है, या जिस डाइट के अंदर ये प्रेजेंट होता है, आपने उसको नहीं देना। तो ये आप लोगों का टॉपिक था फ्रुक्टोज का, ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। उसके बाद सेकंड आपके पास आता है ग्लैक्टोज। कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ग्लैक्टोज एंटर होता है तो उसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, और जब आपकी बॉडी के अंदर उस मेटाबॉलिक एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या डिजीजेज आएंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है ग्लैक्टोज का। जब आप लोग ग्लैक्टोज लेते हैं अपनी डाइट के अंदर, ये ग्लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लैक्टोज वन फास्फेट के अंदर। कौन सा एंजाइम होता है? ग्लैक्टोकाइनेज। इस एंजाइम का काम होता है ग्लैक्टोज को पकड़ के वन पोजीशन पे फास्फेट ऐड करना, जिसको बोलते हैं ग्लैक्टोज वन फास्फेट। और ये जो ग्लैक्टोज वन फास्फेट है, ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज वन फास्फेट के अंदर। और ये जो ग्लूकोज वन फास्फेट है, ये आपके ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस के अंदर आगे जाके हेल्प करेगा। और ग्लूकोज वन फास्फेट को ग्लूकोज वन फास्फेट में कौन कन्वर्ट करता है? यूरिडाइल ट्रांसफरेज, या इस एंजाइम का नाम होता है ग्लैक्टोज वन फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट मेरे पास आता है, उसकी बॉडी में ग्लैक्टोकाइनेस नहीं है। तो जब आपकी बॉडी में क्या होगा, ग्लैक्टोकाइनेस की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लैक्टोज आपकी बॉडी में अकोमुलेट हो जाएगा। जब आपकी बॉडी में ग्लैक्टोज अकोमुलेट होगा तो ब्लड के अंदर ग्लैक्टोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्लैक्टोसीमिया। और जब ब्लड में ग्लैक्टोज का लेवल ज्यादा होगा वो यूरिन में जाएगा, विच इज कॉल्ड ग्लैक्टोज यूरिया। और जब आपकी बॉडी में ग्लैक्टोज का लेवल ज्यादा होता है, ये क्या करेगा, आगे कन्वर्ट हो जाएगा ग्लेसिटोल में, और ये बच्चे के अंदर कैटारेक्ट्स बनाएगा। ये आप लोगों ने प्लीज याद रखना है। अगर आपको क्लिनिकल क्वेश्चन आए कि एक इन वो आपके पास एक बच्चा आया है, उस बच्चे में कैटारेक्ट्स होते हैं,
और वो बच्चा आपके पास सोशली डेवलप नहीं है, मतलब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, वो स्माइल नहीं करता, वो सोशली इनहिबिटेड है, सोशली डेवलप नहीं है। आप बताओ इस बच्चे को कौन सा एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है? आप लोगों ने प्लीज इसको पिक करना है, ग्लैक्टोकाइनेज की डेफिशिएंसी होगी, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद सेकंड क्लिनिकल कंडीशन आती है, जिसमें क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्लेक्टोज वन फास्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी होगी। अब देखो, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, आपकी बॉडी में ग्लेक्टोज वन फास्फेट अकोमुलेट हो जाएगा, और ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। जब आपकी बॉडी में ये ग्लेक्टोज वन फास्फेट अकोमुलेट होगा, या ग्लेक्टोज अकोमुलेट होगा, या आपकी बॉडी के अंदर ग्लेसिटोल भी अकोमुलेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे का सारा पीछे पाथवे चीजें अकोमुलेट हो जाएंगी। जब ये सारी की सारी बैकवर्ड चीजें अकोमुलेट होंगी तो ये आपकी बॉडी में एक तरह से डैमेज करेंगी। तो आपकी आइस का डैमेज होगा, आपके लिवर का डैमेज होगा, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डैमेज होगा। और ये वो टॉपिक है जिसमें से मुझे यूएसएमएलई स्टेप 1 में क्वेश्चन आया था। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो आप लोगों ने याद रखने, जब आपकी बॉडी के अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ग्लेसिटोल अकोमुलेट होगा, वो आपके तीन चीजों को डैमेज करेगा, आइस को, लिवर को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। जब आइस का डैमेज होगा तो कैटरेक्ट्स होंगे, जब लिवर का डैमेज होगा तो आपको क्या होगी, जॉन्डस होगी, हपेटोमगैली होगी और लिवर सिरोसिस होगी। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जब डैमेज होगा तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। और यहाँ पे एक टर्म लिखी है फेलियर टू थ्राइव, मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि आपके पास फेलियर टू थ्राइव का क्या मतलब होता है? डॉक्टर अली अहमद फारूक, उसके बाद आप लोग बताएं कि फेलियर टू थ्राइव का क्या मतलब होता है। अगर लेट्स सपोज आपके पास कोई फीमेल आती है, आप लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं या आप लोग घर हैं, आपको आके एक फीमेल कैसे कंप्लेन करेगी इसको कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है? लाइव नहीं रह सकता, ये बिल्कुल आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लाइव नहीं रहेगा तो वो मर जाएगा, वो आपके पास ही नहीं आएगा फिर। तो चले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास क्या होता है, फीमेल आके बोलेगी कि डॉक्टर साहब बच्चे का 2 महीने का बच्चा है, इसका नॉर्मल वेट होना चाहिए आपके पास लेट्स सपोज 10 kg। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी नॉर्मल क्या होता है, जो आपके पास 2 साल का बच्चा होता है ना, उसका लेट्स सपोज नॉर्मल वेट है 3 kg। तो अगर आपके पास कोई फीमेल आए और वो आके बोले डॉक्टर साहब बच्चे का तो वजन ही नहीं बढ़ रहा, बच्चे का वेट दिन ब दिन कम हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फेलियर टू थ्राइव। जब भी बच्चा नॉर्मल वेट गेन से पीछे हो जाए या डिले हो जाए, दिस इज कॉल्ड फेलियर टू थ्राइव, ये आप लोगों ने याद रखना है। और उसके बाद एग्जाम में मुझे क्वेश्चन ये आया था कि जिन बच्चों के अंदर लेट्स सपोज एक क्लिनिकली पेशेंट आया, उसको कैटरेक्ट्स हैं, उसको जॉन्डस है, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उस बच्चे की बॉडी में इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है। आप बताएं इस बच्चे को कौन से ऑर्गेनिज्म की सेप्सिस के ज्यादा चांसेस होते हैं? तो आप लोगों ने याद रखना है, इकोलाई की सेप्सिस के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये आप लोगों ने प्लीज एमसीक्यू याद रखना है। फिर उसके बाद आता है कि इसकी डायग्नोस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस के लिए सिंपल, आप पर्सन के यूरिन और ब्लड में ग्लैक्टोज का लेवल देखोगे, वो क्या होगा, डेफिशिएंट होगा। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? सबसे पहली बात कि बच्चे की डाइट से ग्लैक्टोज को खत्म करो, बच्चे को लैक्टोज ना दो, क्योंकि अगर आप लैक्टोज भी दोगे तो ये ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और बच्चे को सिम्टम्स आएंगे। तो ये प्लीज आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है कि ये जो आपके पास एरर्स ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ये ज्यादातर इन बोर्न बच्चों के अंदर होते हैं। जैसे ही बच्चे बोर्न होंगे 2-3 महीने के, उनके अंदर सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्बिटोल डिसऑर्डर को, कि अगर आपकी बॉडी के अंदर सोर्बिटोल की अकोमुलेशन होती है तो क्या क्या डिसऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सोर्बिटोल बनती कैसे है। आपकी बॉडी के अंदर जब ग्लूकोज एंटर होता है, यह ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है सोर्बिटोल के अंदर। तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ट्रैप करने का कौन सा मेथड है, आप क्या करो, कन्वर्ट करो सोर्बिटोल के अंदर। कैसे कन्वर्ट करोगे? एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम की मदद से। और ये जो सोर्बिटोल होगा ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा?
सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब देखो, आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं या कुछ पार्ट्स होते हैं जहां पे ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब लेट्स सपोज, अगर मेरी बॉडी के अंदर सोर्बिटोल एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर सोर्बिटोल अकोमुलेट हो जाएगा। जब सोर्बिटोल अकोमुलेट होगा तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, मुझे कैटरेक्ट्स होंगे, मेरी आईज का डैमेज होगा, मुझे एक तरह से नर्व्स का मसला बनेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर क्या होगा, सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में भाई वो कौन से ऑर्गन है जिनमें ये दोनों एंजाइम होते हैं। तो लिवर, ओवरीज और सेमिनल वेसिकल्स, ये वो साइट्स हैं जहाँ पे क्या होगा, आपके ये दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। फिर इसी तरह आपकी बॉडी में क्या होगा, आइज, किडनी और श्वान सेल, ये वो चीजें हैं जिनके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एल्डोज रिडक्टेज एंजाइम होता है। तो आप लोगों ने प्लीज ये याद रखना है कि कौन सी ऑर्गन्स हैं, ये कौन सी साइट है जहाँ पे आपका एक एंजाइम होता है और कौन सी साइट है जहाँ पे दो एंजाइम होंगे। बेसिकली इस पैराग्राफ में पढ़ने का मतलब ही आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को ट्रैप करने के और भी मेथड होते हैं। एक मेथड है सोर्बिटोल में कन्वर्ट कर दो और सोर्बिटोल को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर दो। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एंजाइम इस पाथवे में हेल्प करते हैं। एक तो एल्डोज रिडक्टेज है, दूसरा सोर्बिटोल डिहाइड्रोजिनेज है। फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी साइट्स हैं, कौन सी जगह हैं जहाँ पे ये एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ये चीज समझा दी है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा और बहुत बच्चे भी आपके पास कंप्लेन लेके आएंगी। मदर्स, आप लोग घर में होंगे, इवन आपके पास कोई भी फीमेल आके बता सकती है। अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा कि कुछ मदर्स आती हैं या कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनको बच्चों को दूध नहीं मतलब रास आता, जब आप दूध पिलाते हो ना उसको डायरिया हो जाता है या उसको एक तरह से एलर्जी हो जाती है। और आप लोगों को यह भी पता होगा बाजार के अंदर होता है लैक्टोज फ्री मिल्क। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर लैक्टोज की क्यों इंटॉलरेंस आती है। तो आप लोगों ने आज से याद रखना है कि जब आपकी बॉडी के अंदर लैक्टोज मतलब अगर एक मदर मिल्क देती है बच्चे को, मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज। इस लैक्टोज को आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अंदर विद द हेल्प ऑफ लैक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ पे होता है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब देखो, जिन बच्चों में ये लैक्टोज एंजाइम नहीं है तो क्या होगा, लैक्टोज कन्वर्ट नहीं होगा। जब लैक्टोज कन्वर्ट नहीं होगा तो बच्चे की बॉडी में क्या होगा, लैक्टोज की अकोमुलेशन हो जाएगी। और बच्चा कैसे आएगा आपके पास, उसको बार बार डायरिया होता है, उसको एक तरह से दूध की वजह से सिम्टम आने लग जाते हैं। जब भी मदर मिल्क पिलाती है बच्चे को सिम्टम आ जाते हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एंजाइम बच्चों में क्यों डेफिशिएंट होता है। बाज दफा तो ये कंजेनिटल होता है, कुछ बच्चों में ये कंजेनिटल आता है। बाज लोगों में क्या होता है, एथनिसिटी आती है, मतलब जो लोग एशियन है, अफ्रीकन है या अमेरिकन है उनके अंदर ये एंजाइम डेफिशिएंट होता है, मोर कॉमन है। बाज दफा ये होता है कि बच्चे की बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है, रूटा वायरस की इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन से कैसे एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, ये इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन सेल की डिस्ट्रक्शन होती है। और आपका जो लैक्टेज एंजाइम है वो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर होता है। तो जब आपके इंटेस्टाइनल सेल नहीं होंगे तो एंजाइम नहीं होगा। फिर इसी तरह कुछ बच्चों को ऑटो इम्यून डिजीज होती है, कुछ बच्चों के अंदर कंजेनिटल डिजीज होती है जिसकी वजह से ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। तो जब ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो लैक्टोज अकमुलेट होगा। जब लैक्टोज अकमुलेट होगा तो ये आपके एक तरह से ब्रेथ के अंदर आएगा। जब आपकी बॉडी के अंदर लैक्टोज अकमुलेट होता है तो ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। तो जब लैक्टोज बॉडी में अकमुलेट होता है इट विल रिलीज हाइड्रोजन आयन। और ये जो एच पॉजिटिव है ये आपके स्टूल में जाएंगे तो स्टूल की पीएच कम हो जाएगी। ये आपके ब्रेथ में आएंगे तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन कंटेंट चेक करोगे। तो आप लोगों ने याद रखना है, इसकी डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को बोलते हैं लैक्टोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। आप इस टेस्ट में क्या करते हो, पेशेंट की जो सांस आ रही होती है उसके अंदर
एच पॉजिटिव आयन को देखते हो। तो अगर तो आपको मिलते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव होगा, डिजीज डायग्नोज हो जाएगी। अगर नेगेटिव होगा तो टेस्ट आपका डिजीज नेगेटिव होगी। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद ये है कि अगर लेट्स सपोज कि बच्चा मेरे पास आता है, उसको ये डिजीज है, मैं उसकी इंटेस्टाइन की बायोप्सी करता हूँ, तो मुझे उसकी इंटेस्टाइन में कोई मसला नहीं मिलेगा, मतलब उसका जो म्यूकोजा होगा वो नॉर्मल होगा। ये प्लीज आप लोगों ने याद रखने हैं कि जिन बच्चों को लैक्टोज की हेरिडिटरी इंटॉलरेंस होती है या हेरिडिटरी डिजीज होती है, उनकी इंटेस्टाइन का म्यूकोजा नॉर्मल होता है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये आप लोगों ने याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपकी बॉडी में लैक्टोज की अकोमुलेशन होगी तो जीआईटी में क्या होगा, आपको एक तरह से ब्लोटिंग होगी, आपके जीआईटी में गैस बन जाएगा, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, बच्चे को डायरिया होगा। तो ये आप लोगों ने सिम्टम याद रखे हैं। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप लोगों को ही पता है, बच्चे को वो मिल्क देना है जिसमें लैक्टोज नहीं होता। और ये बहुत कॉमन है, बाजार के अंदर बहुत ज्यादा इस तरह के दूध पड़े होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, बच्चे छोटे छोटे आते हैं जिनको हम इस तरह का मिल्क फिर देते हैं। और आपने कोशिश करनी है उस बच्चे की डाइट के अंदर कोई भी लैक्टोज वाली चीज नहीं देनी, आपने वो सारा कुछ एक तरह से खत्म कर देना है। अगर आप चाहते हो कि ये बच्चा क्या करे, लैक्टोज ले, तो फिर आपने उसको लैक्टेज एंजाइम की पिल्स दे देनी है, ये भी बाजार से मिल जाती हैं। तो ये प्लीज आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। तो ये आपके पास एक तरह से टॉपिक था लैक्टोज डेफिशिएंसी का। मसवर यहाँ पे कितने मिनट्स रह गए हैं, प्लीज मुझे मेंशन कर दो ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ टॉपिक। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये छोटा सा टॉपिक है अमाइनो एसिड्स का, कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स होती हैं जो कि कंपल्सरी होती हैं आपकी बॉडी के अंदर। उन्होंने क्या कराना होता है, ग्लूकोजेनेसिस करानी होती है, उसके बाद कीटोजेनेसिस करानी होती है। मतलब ये कि कुछ ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनका आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपको एग्जाम ऑफ पॉइंट के लिहाज से ये पता होना चाहिए कि भाई वो कौन सी प्रोटीन्स हैं जिनको हम लेके ग्लूकोज बनाएंगे, उनको बोलते हैं ग्लूकोजेनिक। वो प्रोटीन कौन सी है, मैथियोनिन है, हिस्टाडीन है, वेलिन है। तो ये तीन प्रोटीन्स हैं, अगर आप इनको डाइट में लोगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगी। नॉर्मल तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, लेकिन आपको इनको याद रखना है। फिर इसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी प्रोटीन्स हैं जो ग्लूकोज तो देंगी, साथ साथ में वो कीटोन्स भी देंगी। तो वो आती हैं आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, थेरियोनिन, ट्रिप्टोफैन। ये आप लोगों को याद रखने हैं। फिर उसके बाद वो कौन सी प्रोटीन्स हैं जो ग्लूकोज तो नहीं देंगी, सिर्फ कीटोन्स देंगी। तो वो कौन सी हैं, ल्यूसिन है, लाइसिन है। तो ये आप लोगों ने प्लीज याद रखने हैं। आपके पास कौन सी असेंशियल अमाइनो एसिड है जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज देंगी और कीटोन्स देंगी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी अमाइनो एसिड्स हैं जो एसिडिक हैं, वो अस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है। कौन सी अमाइनो एसिड्स हैं जो बेसिक हैं, उसमें आर्जिनिन आता है, हिस्टडीन आता है, लाइसिन आता है। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कौन सी वो बेसिक प्रोटीन है जो आपके डीएनए के अंदर होती है और उसको आपके पास एक तरह से चार्ज प्रोवाइड करेगी। और वो कौन सी प्रोटीन होती है, आर्जिनिन और लाइसिन। तो आप लोगों ने याद रखने, बेसिक प्रोटीन आर्जिनिन एंड लाइसिन होती है जो आपके डीएनए को एक तरह से चार्ज प्रोवाइड करेगी और आपके डीएनए की जो कोइलिंग है वो एक तरह से अच्छी होगी। तो जस्ट ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो चीजें याद रखनी है। इस पैराग्राफ में क्या चीजें पता होनी चाहिए, कौन सी अमाइनो एसिड जो ग्लूकोजेनिक है, कौन सी कीटोजेनिक है। ये आपको आगे काम आएगा जब आप लोग डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, वहां पे वो आपसे ट्रीटमेंट पूछेगा कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो हम पेशेंट को देंगे और वो कीटोजेनिक होगी। तो वो आप लोगों ने इन प्रोटीन्स को पिक करना है। तो ये आप लोगों का टॉपिक था अमाइनो एसिड्स का। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों ने कोशिश करनी है प्लीज इस टॉपिक को बुक से रीड कर लीजिएगा। मुसवर यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।